नव्या के इस तरह दाई माँ को जवाब देने से आहिल का मन गुस्से से भर गया, पर वो अपना गुस्सा दाई माँ के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कमरे में दाखिल हो गया और दाई माँ से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझा दूंगा इसे। दाई माँ आहिल की बात सुनकर कमरे से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद आहिल नव्या से कहता है, मैं बिल्कुल सही सोचता था तुम्हारे बारे में। बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है ये तो तुम्हें आता ही नहीं है। जिनके तुम्हें पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए था, उनसे तुमने इस लहजे में बात की। छोड़ो इन बातों को, तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। जहाँ तक बात इस साड़ी और कंगन की है, तो मुझे लगता है तुम इसके लायक ही नहीं हो। तुम इसे डिजर्व ही नहीं करती हो। ये कहकर आहिल बड़े प्यार और सम्मान से वो साड़ी और कंगन उठाकर अपनी अलमारी में रख लेता है। आहिल नब्या से कहता है, चुपचाप चेंज करो और तैयार होकर बाहर आ जाओ। नव्या, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी हर बात मानना मेरे लिए जरूरी है? नहीं करना मुझे चेंज, नहीं आना मुझे बाहर। आहिल, ओके फाइन, अब अपनी बात पर कायम रहना। अभी कुछ ही देर में अंकल आंटी पगफेरे की रस्म के लिए आते ही होंगे। मैं ऐसा करूँगा, उन्हें सीधा यहाँ भेज दूंगा। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी ससुराल में पहले ही दिन कैसी हरकतें कर रही है। और तुम्हें कोई रस्में नहीं निभानी ना? यही बात अपने मम्मी पापा से बोलकर दिखाना। मम्मी पापा के आने की बात सुनकर नव्या परेशान हो गई। चाहे कुछ भी हो, उसने ये सब अपने मम्मी पापा के लिए किया था। आहिल दाई माँ के पास पहुंचा तो दाई माँ ने पूछा, बाबा, बहू रानी के मायके वाले आने वाले हैं। वो बहू रानी को इस हालत में देखेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। आहिल, मैंने उसे समझा दिया है, अभी कुछ ही देर में आ जाएगी। आप परेशान मत होइए। थोड़ी देर में ही अभिनव जी और आरती जी वहां पहुंचे। दाई माँ ने उनका दिल से स्वागत किया और वो भी दाई माँ से सम्मान पूर्वक मिले। आहिल को अभिनव जी और आरती जी ने गले लगा लिया। अभिनव जी और आरती जी की निगाहें नव्या को ढूंढ रही थी। आरती जी ने पूछ ही लिया, नव्या कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। मैं यहाँ हूँ माँ। पीछे से नव्या की आवाज आई तो सबकी निगाहें उस पर चली गईं। नव्या सलीके से तैयार होकर उन सबके सामने खड़ी थी। उसे देखकर अभिनव जी और आरती जी की आंखें नम हो गईं और उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। कुछ देर रुकने के बाद दाई माँ से इजाजत लेते हुए अभिनव जी और आरती जी नव्या और आहिल को अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगे। तो आहिल ने कहा, सॉरी, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। वो क्या है ना कि ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है जिसे अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। अभिनव जी, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ। आरती जी, कोई बात नहीं। अगर आप आज नहीं आ रहे, पर कल आप नव्या को लेने के लिए तो आओगे ना? हम सब आपका इंतजार करेंगे। आहिल, जी आंटी। आरती जी, आप मुझे आंटी की बजाय माँ बुलाएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये कहते हुए उन्होंने आहिल को गले से लगा लिया। अभिनव जी और आरती जी नव्या के साथ अपने घर पहुंच गए। नव्या को ऐसे लग रहा था पता नहीं कितने अरसे के बाद वो इस घर में आ रही हो। पायल ने नव्या को देखते ही उसे कसकर गले लगा लिया और पूछा, दी, आप ठीक हो ना? नव्या, जितनी ठीक हो सकती थी उतनी हूँ। आरती जी, पायल, उसे अंदर तो आने दो। सारी बातें वहीं खड़े खड़े करनी है। अभिनव जी ने नव्या को सीने से लगाते हुए कहा, सच सच बता मेरी बच्ची, तू कैसी है? नव्या, पापा सब ठीक है, और जो नहीं ठीक है उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना पापा। अभिनव जी, मुझे भरोसा है अपनी बेटी पर, वो सब संभाल लेगी। एक बात याद रखना, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। नव्या, लेकिन बातों से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे बहुत भूख लगी है। नव्या ने ऐसा कहा तो सब सीरियस माहौल में भी सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नव्या खुद को दुखी दिखाकर अपने मम्मी पापा के दिल के बोझ को बढ़ाना नहीं चाहती थी। रात में पायल ने नव्या से पूछा, दी, आप मुझे ठीक नहीं लग रही हो। नव्या, क्यों, क्या हुआ मुझे? लोग कहते हैं बेवफाई का गम मार डालता है। मैं तो तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ, खा पी रही हूँ, सब कुछ नॉर्मल तो है। ये कहते हुए नव्या की आंखों में आंसू आ गए। पायल नव्या को गले लगा लेती है और कहती है, दी, आप रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन भी नव्या ने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल बनाए रखा। आरती जी पूरे मन से आहिल के लिए कई तैयारियों में जुट गईं। आरती जी ने आहिल को फोन लगाया, पर आहिल ने फोन पिक नहीं किया। अभिनव जी, किसे फोन कर रही हो? आरती जी, आहिल को फोन लगाया था,
बस ये कंफर्म करना था कि वो कब तक आएंगे, पर उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। अभिनव जी, अरे ऑफिस में बिजी होंगे। उन सब ने आहिल के स्वागत की सारी तैयारियां कर रखी थी, पर आहिल का कोई अता पता नहीं था और ना ही वो फ़ोन उठा रहा था। सभी के परेशान चेहरे देखकर नव्या ने आहिल को फ़ोन लगा दिया, जिसे आहिल ने पिक भी कर लिया और कहा, बोलो। नव्या ने साइड पर जाकर बात करते हुए कहा, किसी का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? और तुम अभी तक आए क्यों नहीं? आहिल, क्योंकि मुझे आना ही नहीं है। नव्या, वाट यू मीन? तुम्हें आना नहीं है? यहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जल्दी आ जाओ, सभी बहुत परेशान हो रहे हैं। आहिल, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? और तुम क्या कह रही थी कि तुम्हें कोई रस्म नहीं निभानी? तो मैं क्यों बेकार में ये रस्में निभाता फिरूं? मेरा टाइम वेस्ट मत करो नव्या। नव्या, पर मैं उन सबको क्या जवाब दूं? आहिल, यह तो तुम्हें पता होना चाहिए, किसी को मुंह पर जवाब कैसे देते हैं। यह तो तुम्हें अच्छी तरह से आता है। यह कहकर आहिल ने फ़ोन काट दिया। नव्या को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो सबको जाकर क्या कहे। उसकी फैमिली जो आहिल से इतनी उम्मीदें लगा बैठी थी, वो उनका दिल कैसे जाकर तोड़ दे। कल के बाद वो अपने परिवार को इतना बड़ा झटका नहीं दे सकती थी। अपने परिवार की खातिर नव्या ने फिर से आहिल को फ़ोन लगा दिया। तो आहिल ने कहा, अब क्या है? नव्या, तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओ। आई रिक्वेस्ट यू। आहिल, ये रिक्वेस्ट है, मुझे तो धमकी लग रही है। नव्या, अपनी बात में थोड़ी सी नरमी लाते हुए, आहिल प्लीज़, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। आहिल, तुम्हें तो रिक्वेस्ट करनी भी नहीं आती। नव्या नरम लहजा अपनाते हुए, आहिल प्लीज प्लीज आ जाओ। आहिल, अब खुद सही है, तुम इतना कह रही हो तो आ जाऊंगा। यह बात सुनकर नव्या को थोड़ी राहत मिलती है और वो ये बात बताने नीचे पहुंचती है तो देखती है कि आहिल सभी के साथ बैठा मुस्कुराते हुए बातें कर रहा है। नव्या मन में सोचती है, इसका मतलब मुझे बेवजह परेशान कर रहा था ये। मुझे इतनी परेशानी में डालकर कैसे रिलैक्स होकर मुस्कुरा रहा है। नव्या ने गुस्से से आहिल की तरफ देखा तो आहिल ने मुस्कुराते हुए आई बिंग कर दी। आहिल के लिए आरती जी ने खाने में न जाने कितनी ही चीजें परोस दी। आहिल भी बड़े मन से खाना खा रहा था। जैसे ही आरती जी ने स्वीट डिश उसकी तरफ बढ़ाई तो आहिल एकदम से बोल उठा, आंटी प्लीज, अगर और कुछ खाया तो मेरा पेट फट जाएगा। आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, और कुछ नहीं खा सकता मैं। आरती जी, आपको मुझे माँ बुलाना अच्छा नहीं लगता? आहिल, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो गलती से मुंह से निकल गया था। अबनव जी, कोई बात नहीं बेटा, आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आहिल को इस बात की खुशी थी कि वो कल तक जिनमें उसे अपनी माँ की झलक दिखती थी, आज वो उन्हें पूरे हक से माँ बुला सकता है। नव्या उसकी इतनी खातिरदारी होती देख मन ही मन में कुढ़ रही थी और मन में कहने लगी, खुद को सचमुच का राजकुमार समझ रहा है और मम्मी पापा तो इसे और सिर पर चढ़ा रहे हैं। खुद की बेटी की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब नव्या के वापस जाने का वक्त आया तो सभी फिर से इमोशनल हो गए। अबनव जी ने आहिल के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा मुझे समझ नहीं आता कि आपका शुक्रिया किन लफ्ज़ों में अदा करूं। आपने सारे समाज में मेरा मान सम्मान गिरने से बचा लिया। आहिल ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा आप ऐसा करके मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा रहे हो। बेटा कहते हो ना आप मुझे, यही हाथ अगर आशीर्वाद के लिए बढ़ते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। आज के बाद आप ऐसा कभी नहीं करोगे। अबनव जी, अगर आपको नहीं पसंद तो ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा और हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम बच्चों के साथ है। आरती जी ने नव्या को कसकर गले लगा लिया और समझाते हुए कहा, बेटा मेरी एक बात याद रखना, अगर मन की हो तो अच्छा, अगर ना हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि भगवान के फैसले इंसान के फैसलों से बेहतर होते हैं। पायल इमोशनल होकर नव्या की गले लग गई और आंसू बहाते हुए कहने लगी, आई मिस यू दी। आयल ने पायल से कहा, कम ऑन पायल, तुम्हारी दी तुमसे दूर थोड़ी ना जा रही हैं। हम एक ही शहर में रहते हैं। तुम जब चाहो तो इससे मिलने आ सकती हो या इसे अपने पास बुला सकती हो। इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? पायल अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं मानूंगी। कहिए। आहिल, तुम बहुत सुंदर हो, पर रोते हुए बिल्कुल जोकर लगती हो। आगे से किसी के सामने रोने से पहले ये बात याद रख लेना। पायल, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इतनी भी बुरी नहीं लगती मैं। साहिल मुस्कुराते हुए, थोड़ी बुरी तो लगती हो ना। पायल मुस्कुराते हुए, क्या जीजू, आप भी? आहिल, ऐसे मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो।
ऐसे ही रहा करो, और अगर तुम्हारा मन हो तो तुम मुझसे भी मिलने आ सकती हो। पायल आहिल को साइड से हक करते हुए कहती है, जरूर जीजू। आहिल नव्या के साथ घर की तरफ निकल गया। आहिल ने बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी तो नव्या ने कहा, यह गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? आहिल, कुछ बात करनी है तुमसे। नव्या, बात घर पर जाकर भी हो सकती है। वैसे भी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, इसलिए घर चलो। आहिल, मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ जो ऐसे आर्डर दे रही हो, और मैं भी तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा, पर ये घर पर जाने से पहले हो तो ही बेहतर है। नव्या, बोलो, ऐसी क्या बात है? आहिल, मैं जानता हूँ कि यह शादी एक झूठ है, और ये झूठ बंद कमरे में ही रहे तो ही अच्छा होगा। हमारी फैमिली के लिए ये शादी एक सच्चाई है, और मैं नहीं चाहता कि हमारी कोई भी हरकत से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। कल तुमने जो मेरे घर पर किया, आज चाहता तो मैं भी वैसा कर सकता था, लेकिन मुझे अपने अपनों की फीलिंग की बहुत परवाह है। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात समझ गई हो। आगे से मेरे अपनों को हर्ट करने का सोचना भी मत। उसकी बातों का नव्या के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एहसास था कि कल उसका बिहेवियर ठीक नहीं था। नव्या आयल के साथ घर पहुंची तो दाई माँ ने खुश दिली से उसका स्वागत किया। उनके चेहरे पर कोई शिकवा शिकायत नजर नहीं आई। आयल उनसे मिलकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। नव्या ने भी आगे बढ़कर उनके पांव छू लिए। दाई माँ ने नव्या को उठाते हुए कहा, अरे बहू रानी, ये क्या कर रही हैं आप? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नव्या, सॉरी, कल मैंने आपसे बहुत रूड तरीके से बात की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कल के लिए शर्मिंदा हूँ। दाइमा, बहू रानी, कैसी बातें कर रही हैं आप? रात गई बात गई, नए रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। नव्या, जी। दाइमा, मैं आहिल की दाइमा हूँ। आप मुझे आहिल की तरह दाइमा बुला सकती हैं। सामने दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए दाइमा ने कहा, यह आहिल की मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। बहू रानी, अपना नया जीवन शुरू करने से पहले आप इनका आशीर्वाद ले लें। नव्या ने आगे बढ़कर उस तस्वीर के आगे सिर झुका दिया। दाई माँ, बहू रानी, अब आप भी आराम कर लीजिए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बेझिझक कह सकती हैं। अब तक आहिल फ्रेश होकर वहां आ पहुंचा था। आते ही उसने दाई माँ से कहा, दाई माँ, आपके हाथ की गर्मा गर्म काफ़ी हो जाए। दाई माँ यह सुनते ही किचन की तरफ बढ़ गई। नव्या भी रूम की तरफ बढ़ गई। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई, भाई मैं आ गई। आहिल खुशी से, जिया, तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाली हो। मैं तुम्हें लेने आ जाता। जिया, सरप्राइज, ये कहते हुए आहिल के गले लग गई और कहने लगी, असली सरप्राइज तो आपने दिया है। मैं 2 दिन के लिए अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी, और पीछे से आपने शादी भी कर ली। मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। आहिल, सॉरी जिया, पर सोचा तो मैंने भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। जिया, इट्स ओके भाई, आप जल्दी से भाभी से तो मिलवा दीजिए। आपको नहीं पता कि यह सफ़र मैंने कैसे तय किया है। मेरा मन कर रहा था कि भाग कर यहाँ आ जाऊं और अपनी भाभी से मिल लूं। दाई माँ, बहू रानी अभी आती ही होंगी। जिया ने उन्हें कसकर गले लगाते हुए कहा, माँ कैसी हैं आप? आज खुश तो बहुत होंगी ना आप? आपकी ख्वाहिश जो पूरी हो गई। दाई माँ, खुशी की बात है तो खुश होना तो बनता है। लो, आ गई तुम्हारी भाभी और मेरे आहिल बाबा की दुल्हन। जिया ने नज़र घुमाकर देखा तो सामने नव्या को देखकर हैरान हो गई। नव्या की नज़र भी जब उसकी तरफ पड़ी तो हैरानी से उसके मुंह से निकला, जिया तुम? जिया नव्या को अपने सामने देखकर हैरान ही रह गई। उसने हैरानी से कहा, नव्या तुम? दाई माँ, क्या तुम बहू रानी को पहले से जानती हो? जिया, हाँ माँ, नव्या मेरी दोस्त है। ये कहकर वो नव्या के गले लग जाती है और पूछती है, कैसी हो तुम? नव्या, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कैसी हो? उस दिन के बाद तुमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। जिया, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, सोचा नहीं था कि इस तरह से तुमसे मुलाकात हो जाएगी। अब तो हमें साथ ही रहना है नव्या, तो रोज बातें होंगी। दाई माँ, आप दोनों एक दूसरे को जानती हो, ये बहुत अच्छी बात है। पर जिया, यह रिश्ते में तुम्हारे भाई की दुल्हन है, इसलिए तुम्हें इनका नाम लेने की बजाय इन्हें भाभी कहना चाहिए। नव्या, इट्स ओके, तुम मुझे नाम से बुला सकती हो। जिया, मैं आप दोनों की बात मान लेती हूँ। जब दोस्त वाली फीलिंग आएगी तो नाम ले लूँगी, और जब ननद वाली फीलिंग आएगी तो भाभी बुला लूँगी। ठीक है ना भाई?
आयल, जिया कितना बोलती हो तुम, शादी से ऐसा क्या खा के आई हो। जिया गुस्से से आयल को देखती है तो आहिल मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा मतलब तुम थक गई होगी ना, पहले फ्रेश हो जाओ, कुछ खा पी लो, फिर आराम से बातें कर लेना। जिया आहिल को घूरते हुए अपने रूम में चली जाती है। आहिल उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है। नव्या मन में सोचती है, अच्छा तो ये आहिल की बहन है, इसलिए वो उस दिन इसे पूरे हक से खींचकर अपने साथ ले जा रहा था और मैंने पता नहीं क्या क्या समझ लिया, पर ये तो शादी करने वाली थी, फिर क्या हुआ। नब्या के जहन में कितने ही सवाल घूम रहे थे। रात को जब आयल अपने रूम में आया तो नब्या को वहां देखकर सोचने लगा, जिंदगी का एक नया इम्तिहान शुरू हो गया। अब अपना कमरा, अपनी लाइफ इसके साथ शेयर करनी पड़ेगी। पता नहीं कैसे हो पाएगा ये। आयल ने नब्या को पूरी तरह इग्नोर करके बेड पर लेट गया। नब्या, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम सो नहीं सकते। आयल हैरानी से, सोऊं नहीं तो और क्या करूं, तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट मनाऊं। नव्या, शट अप। मेरे करीब आने का कभी सोचना भी मत। मेरे कहने का मतलब था तुम बेड पर नहीं सो सकते। आहिल, तुम्हारे करीब आना कौन चाहता है, तुम्हें तो कोई देखे भी ना। मेरा कमरा, मेरा बेड, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। नव्या, अगर तुम यहाँ सोओगे तो मैं कहाँ सोऊंगी। आहिल, यह फिल्म नहीं है ना कोई, और तुम कोई हीरोइन नहीं हो जिसे मैं कहूँगा आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर लेट जाऊँगा। मुझे अपने बेड के बिना नींद नहीं आती। नब्या, पर मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं कर सकती। आहिल, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। चुपचाप यहाँ सोना है तो सो जाओ, नहीं तो वो सोफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा दिमाग खराब मत करो। नब्या गुस्से से बेड की दूसरी साइड लेट जाती है। थोड़ी देर करवटें बदलने के बाद नब्या फिर से कहती है, सुनो। आहिल से कोई जवाब ना पाकर वो फिर से कहती है, सुनो आहिल। आहिल गुस्से से, अब क्या है, तुम चैन से सो नहीं सकती। नव्या, तुम चैन से सोने दोगे तभी सोऊंगी। तुमने एसी कितना बड़ा रखा है, मुझे ठंड लग रही है, इसे तो कम कर सकते हो ना। आहिल, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे ही सोने की आदत है। यह कहकर वो दूसरी तरफ मुंह फेर कर सो गया। नव्या कुछ देर तो बर्दाश्त करती रही, पर जब बहुत ठंड लगने लगी तो उसने फिर से आहिल को आवाज़ लगाई। आहिल, आहिल। आहिल गुस्से से उठकर बैठ गया और कहने लगा, क्या चाहती हो तुम। नव्या, इतनी ठंड में तो मैं फ्रीज हो जाऊंगी। आहिल, यू नो वाट, तुम्हें बेसिक मैनर्स के साथ साथ कॉमन सेंस की भी कमी है। अगर इतनी ही ठंड लग रही है तो एक और ब्लैंकेट ओढ़ सकती हो ना। नव्या, लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि ब्लैंकेट कहाँ है। आहिल, तुम्हारे घर में ब्लैंकेट कहाँ रखते हैं नव्या। नव्या, कबर्ड में। आहिल, हमारे घर में भी कबर्ड में रखते हैं, तहखानों में नहीं। कॉमन सेंस की कमी। नव्या, सारी कॉमन सेंस तो भगवान ने इसे ही दे दी, सड़ू। सुबह जब नव्या तैयार होने लगी तो उसे दाई माँ की पूजा वाली बात याद आ गई। जो पूजा उस दिन नहीं हो पाई थी वो दाई माँ ने आज करने के लिए कहा था। नव्या ने आहिल से वो साड़ी और कंगन देने को कहा तो उसने साफ मना कर दिया। नव्या को बहुत गुस्सा आया और वो मन में कुछ सोचकर दाई माँ के पास पहुंच गई और कहने लगी, दाई माँ, मैं पूजा के लिए तैयार हूँ। दाई माँ, बहू रानी, आपने वो कंगन और साड़ी क्यों नहीं पहने, आपको अच्छे नहीं लगे। यह सुनते ही नव्या दाई माँ के गले लग गई और रोने लग गई। दाई माँ ने घबराते हुए कहा, बहू रानी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हैं। नव्या, वो दाई माँ, उस दिन मैंने पूजा करने से इनकार कर दिया था। इस बात को लेकर राहिल मुझसे बहुत गुस्सा है। मैंने उसे सॉरी भी बोला। दाई माँ, मैंने आपको भी सॉरी बोला। मैं सचमुच किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन नायल मुझे माफ़ करने को तैयार ही नहीं है। उसने वो साड़ी और कंगन देने से मना कर दिया। यह कहकर नव्या ने फिर से रोना शुरू कर दिया। दाई माँ, आप यहीं रुको, मैं आयल बाबा से बात करती हूँ। नव्या, नहीं दाई माँ, आपके बात करने से आयल मुझ पर और गुस्सा करेगा। दाई माँ, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा। दाई माँ आहिल के पास जाती हैं। नव्या भी उनके पीछे हो लेती है। दाई माँ आहिल से कहती हैं, आहिल बाबा, ये आपने क्या किया। आहिल, मैंने क्या किया दाई माँ। दाई माँ, बाबा मैं मानती हूँ बहू रानी से गलती हुई, पर आपका उस पर गुस्सा करना सही नहीं है। वो नहीं है इस घर में, उन्हें हमारे प्यार की ज़रूरत है। उनकी हालत आपको समझनी चाहिए थी।
और आप तो उनसे नाराज़गी जताकर वो साड़ी और कंगन नहीं देना चाहते। ये ठीक नहीं है बाबा। आपसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आहिल, लेकिन दाई माँ, लेकिन बेकिन कुछ नहीं। अगर आपको मेरी बात की परवाह है तो आप अभी उन्हें वो साड़ी और कंगन देंगे। आहिल ना चाहते हुए भी अपनी माँ की साड़ी और कंगन नब्या के हाथ में थमा देता है, जिसे थामते हुए नब्या बड़े स्टाइल से अपने आंसू साफ करती है और आहिल को देखते हुए आई विंक कर देती है। नब्या इतराते हुए वो साड़ी पहनकर तैयार हो गई। आहिल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो दाई माँ के कारण बस चुप ही रह गया। दोनों पूजा के लिए बैठ गए। दोनों की जुबान भले ही खामोश थी, पर तीखी नजरों से एक दूसरे पर बार जारी थे। पूजा खत्म होने के बाद जिया ने कहा, भाई भाभी, आप दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे हो। मुझे आपकी एक फ़ोटो क्लिक करनी है। जिया अपना मोबाइल निकालती है और कैमरा ऑन करके उन दोनों पर फोकस कर देती है और कहती है, आप दोनों इतने दूर दूर क्यों खड़े हो? थोड़ा पास आइए ना। आहिल और नब्या पास पास खड़े हो जाते हैं। जिया गुस्से से उन्हें देखती है तो आहिल कहता है, क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बनाई? जिया, ऐसे फोटो खिंचवाता है कोई? कंधे पर हाथ रखिए भाभी के और अपनी कीमती हंसी को कृपा थोड़ा सा बिखेर दें। जिया की बात सुनकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और जिया को अपने भाई भाभी की परफेक्ट फोटो मिल जाती है। पूजा के बाद दाई माँ नब्या से कहती हैं, बहू रानी, अगर आपको ठीक लग रहा है तो मीठे की रस्म भी कर लेते हैं। नब्या, जी दाई माँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दाई माँ, बहू रानी, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। कुक मीठे में कुछ बना देगा, आप कलछी चला देना, बस शगुन हो जाएगा। नब्या, नहीं दाई माँ, रस्म को रस्म की तरह करते हैं। मैं अपने हाथों से कुछ मीठा बना देती हूँ। आप ये बताइए कि मैं क्या बनाऊँ? दाई माँ, जैसी आपकी मर्जी। आप कुछ भी बना दीजिए जो आपको आसान लगे। नब्या, नहीं, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जो थोड़ा सा मुश्किल हो। दाई माँ, मैं गाजर का हलवा बनाऊं तो कैसा रहेगा? दाई माँ, बहुत बढ़िया। आहिल बाबा को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। आप बनाएंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। नब्या मन में, आपके आहिल बाबा का तो पता नहीं, पर मुझे उस सड़ू के लिए हलवा बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पर फिर उसके दिमाग में एक खुराफात सूझी और वो कहने लगी, अब तो मुझे अपने पति के लिए प्रेम पूर्वक हलवा बनाना ही पड़ेगा। नव्या ने पूरे मन से हलवा बनाकर अच्छी तरह से सजाते हुए कटोरी में परोस दिया, लेकिन एक कटोरी में उसने खूब सारी लाल मिर्च उड़ेल दी और उसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए खुशी से वो हलवा लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच गई। दाई माँ और जिया को हलवा देने के बाद उसने वो स्पेशल वाली कटोरी आहिल को देते हुए कहा, आहिल, ये मैंने आपके लिए बड़े प्यार से बनाया है। आई होप तुम्हें पसंद आएगा। आहिल ने उससे कटोरी पकड़ते हुए उसकी तरफ देखा और सोचने लगा, इसका प्यार मतलब 100% कोई गड़बड़ है। पता नहीं इस चुड़ैल ने अब कौन सी नई चाल चली है। देखो कैसे सातिर हंसी हंस रही है। आहिल ने उसको खाने से बचने के लिए कहा, दाई माँ, मैं थोड़ी देर रुक कर खा लूँगा, अभी मेरा मन नहीं है। यह सुनते ही नव्या ने मासूम सा चेहरा बनाकर बेचारगी से दाई माँ की तरफ देखा तो दाई माँ झट से बोल उठी, बाबा, ये कोई बात हुई? बहू रानी ने इतनी मेहनत करके इतने प्यार से आपके लिए हलवा बनाया और आप नखरे दिखा रहे हो। देखो कितनी मायूस हो गई है बहू रानी। आहिल मन में, ये चुड़ैल और मायूस, नेवर। जिया ने हलवा खाते हुए कहा, भाई खाकर देखिए, लाजवाब है। एक बार खाओगे तो और मांगोगे। दाइमा नव्या से, बहू रानी, आप खड़ी क्यों हैं? आप भी बैठकर हमारे साथ खाइए। नव्या आराम से चेयर पर बैठ जाती है और बड़े आराम से खाना शुरू कर देती है। दाई माँ भी हलवा खाकर कहती हैं, बहू रानी, आपके हाथों में जादू है। सभी के कहने पर आयल को ना चाहते हुए भी वो हलवा खाना पड़ता है। जैसे ही एक चम्मच मुंह में रखता है उसका कलेजा बाहर आने को हो जाता है। दाई माँ तुरंत उससे पूछती हैं, कैसा लगा? आहिल बनावटी मुस्कुराते हुए, माइंड ब्लोइंग। आहिल बड़े बड़े चम्मच लेकर कुछ सेकंड में ही हलवा ख़त्म कर देता है, जिसे देखकर नव्या हैरान ही रह जाती है और सोचती है, इस सड़ू ने कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया? कैसा बंदा है ये? आहिल अर्जेंट कॉल का बहाना करते हुए वहां से अपने रूम की तरफ हो लिया। रूम में पहुंचते ही वो पानी के जग की तरफ लपका और जल्दी से 2-3 गिलास पानी अपने अंदर उड़ेल लिए। फिर भी मिर्ची शांत ना हुई तो पिलो में अपने मुंह को दबा लिया।
पर इतनी आसानी से राहत कहाँ मिलने वाली थी। फिर उसे कुछ याद आया तो उसने जल्दी से बेड की साइड टेबल से चॉकलेट्स निकाली और जल्दी जल्दी से खा ली, जिससे मुंह को तो राहत मिल गई पर सीने में अभी जलन हो रही थी। उसने गुस्से से कहा, यह पंगा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा नब्या। सारा दिन नब्या हैरान परेशान रही कि आहिल की तरफ से कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं आया। रात को डिनर के बाद आहिल ने सबके सामने नब्या को गिफ्ट देते हुए कहा, नव्या, तुमने इतने प्यार से मेरे लिए हलवा बनाया और मैंने ठीक से तुम्हारी तारीफ भी नहीं की। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम इसे अभी पहन कर दिखा दो। नव्या उसके इतने प्यार से बात करने से समझ जाती है कि दाल में जरूर कुछ काला है। वो कहती है, आहिल, अभी तो रात होने वाली है, कल सुबह पहन लूंगी ना। आहिल निराशा भरी आवाज में, अगर तुम नहीं पहनना चाहती तो इट्स ओके। दाई माँ, बहू रानी, जब वो इतने प्यार से कह रहे हैं तो पहन लो। 2 मिनट की तो बात है, ऐसे एक दूसरे की बात नहीं टालते। नव्या उनकी बात सुनकर वो गिफ्ट लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है और आहिल के चेहरे पर एक विक्ट्री स्माइल आ जाती है और वो वहीं दाई माँ और जिया के साथ बैठकर नव्या का वेट करने लग जाता है। नव्या गिफ्ट खोलती है तो उसमें से बेहद खूबसूरत साड़ी निकलती है। नव्या साड़ी को अच्छी तरह से उलट पलट कर देखती है पर उसे कुछ नहीं मिलता और वो कहती है, सोच नव्या, क्या हो सकता है। वो तुम्हें ऐसे ही ये साड़ी गिफ्ट नहीं दे सकता, कुछ तो है। पर क्या। नव्या को कुछ नहीं मिलता तो वो हार कर साड़ी पहन ही लेती है और खुद को मिरर में देखकर कहती है, वैसे चॉइस तो अच्छी है सड़ू की। नव्या साड़ी पहनकर बाहर आती है तो सब उसकी तारीफ करते हैं। वो लग भी रही थी तारीफ के काबिल। उसके बाद सभी सोने के लिए अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। आहिल बड़े प्यार से नव्या से कहता है, हम भी चलें। नव्या हैरानी से उसकी तरफ देखती है और रूम की तरफ बढ़ जाती है और आहिल मन में कहता है, नव्या, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है अब। नव्या रूम में पहुंचती है तो उसे अपने बाजुओं पर खुजली महसूस होती है। धीरे धीरे वो खुजली पूरी बॉडी पर होनी शुरू हो जाती है। नव्या कभी कहीं तो कभी कहीं खुजाने लग जाती है। आयल उसे देखकर हंसते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें बंदर की आत्मा घुस गई है। नव्या गुस्से से, यह सब तुमने किया है ना। आहिल, हाँ डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नव्या, शट अप। नव्या की पूरी बॉडी खुजली के मारे जल रही थी। नव्या कुछ ही देर में खुजली से बेहाल हो गई थी और आहिल इस मंजर का नज़ारा उठाते हुए बहुत सुकून महसूस कर रहा था। उसे यूं मुस्कुराते हुए देखकर नव्या ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। आई रियली रियली हेट यू। आहिल, अरे मैं बुरा हूँ, तुम तो मुझसे भी बुरी हो। मैंने अगर तुम्हें दर्द दिया है तो इसकी दवा भी मैं ही दूंगा। यह है इस खुजली का इलाज। आहिल ने हाथों में एंटीडोज उसे दिखाते हुए कहा, देखा, मैं कितना सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। तुमने तो एक बार आकर मेरा हाल भी नहीं पूछा और कहती हो कि मैं बुरा हूँ। वो एंटीडोज देखकर नब्या की आंखों में चमक आ गई और वो झट से बोली, ओके, मैं बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ। अब जल्दी से मुझे ये एंटीडोज दे दो। मुझसे यह खुजली सहन नहीं हो रही है। आहिल, ऐसे कैसे, प्यार से तो कहो। नब्या थोड़े आराम से, आहिल दो ना प्लीज। आहिल, थोड़े प्यार से और। नब्या, आहिल प्लीज प्लीज, मुझे दवा दे दो। आहिल, तुम्हें पता है, जब तुम इतने प्यार से कुछ कहती हो ना तो मैं तुम्हें मना ही नहीं कर पाता। ये लो, ये दवा खा लो और ये लोशन पूरी बॉडी पर लगा लो, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। नव्या वो जल्दी से वो दवा खाकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर में उसे राहत महसूस होने लगती है पर उसका आयल को घूरना अभी भी जारी था, जिसे देखकर आयल ने कहा, क्या है, पसंद आ गया हूँ क्या। माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ पर ऐसे मुझे नज़र तो मत लगाओ। नव्या नफरत से उसके ऊपर पिलो फेंक देती है। आयल के मुंह से बरबस ही निकल जाता है, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। नव्या आज शादी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। क्योंकि दोनों की मंजिल एक थी, इसलिए दाई माँ की एक साथ जाने वाली बात को दोनों नकार नहीं पाए। ऑफिस पहुंचने पर ऑफिस के स्टाफ ने फूल देते हुए नव्या का वेलकम किया। पहले और बात थी पर अब वो उनके पास आहिल की पत्नी थी। इतना करना तो बनता था। नव्या को ऐसा बहुत अजीब लग रहा था। सबका नजरिया बदल गया था। जब उसकी कलीग ने उसे नव्या मैम कहकर पुकारा तो वो चुप ना रह सकी। उसने कहा, प्लीज मुझे मैम कहकर मत बुलाइए।
मैं आप सबके लिए वही नव्या हूँ जो पहले थी। आप सब मेरा नाम लेकर ही बुलाइए प्लीज। नव्या, आपके लिए सर के साथ वाला केबिन रेडी करवा दिया है, रजत ने नव्या से कहा। नव्या कुछ कहती इससे पहले आहिल बोल उठा। ये तुमने क्या कर दिया रजत? तुम नव्या को जानते नहीं। ये अपने उसूलों की बहुत पक्की है। इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि इसे कोई भी एडवांटेज अपनी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि अपने हस्बैंड की वजह से मिले। सही कह रहा हूं ना नव्या? आहिल ने नव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। नव्या, रजत सर आपने इतना सोचा उसके लिए थैंक यू। पर आहिल सही कह रहे हैं। मैं जैसे पहले काम करती थी बिल्कुल वैसे ही करना चाहूंगी। आई होप यू डोंट माइंड। रजत, नो, नॉट एट ऑल। एज यू विश नव्या। यह कहकर रजत वहां से चला गया। नव्या अपनी पुरानी जगह बैठकर ही काम करना शुरू कर देती है। आज उसे आयल की बातों का बुरा नहीं लग रहा था। वो भी अपने टैलेंट की वजह से आगे बढ़ना चाहती थी। ऑफिस के बाद शाम को दोनों एक साथ घर पहुंचते हैं। अचानक ही नव्या का पैर डिसबैलेंस होता है। वो गिरने को होती है तो आयल उसे थामकर उसे गिरने से बचा लेता है, पर अगले ही पल अपना हाथ छोड़कर उसे नीचे गिरा देता है और कहता है, देख कर चलने की आदत डाल लो नव्या। आयल मित्तल से कभी कोई ऐसी उम्मीद मत रखना। ऐसा तो कभी नहीं होगा जो मैं तुम्हें अपनी बाहों में थाम लूं। नव्या मन में, बहुत अकड़ है इस सड़ू में, इसका घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। दाई माँ को सामने आता देखकर नव्या जानबूझकर लड़खड़ाते हुए गिर गई और दर्द के मारे चिल्लाने लगी, जिसे देखकर दाई माँ जल्दी से उसके पास आई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। तो नव्या कहने लगी, नहीं दाई माँ, मुझसे नहीं चला जाएगा, पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आयल भी नव्या की आवाज़ सुनकर अब तक वहां पहुंच चुका था। उसे देखते ही दाई माँ ने कहा, आहिल बाबा, देखिए ना, बहू रानी का पैर मुड़ गया है। इनसे तो चला भी नहीं जा रहा है। आप इन्हें उठाकर अपने कमरे में ले जाइए। आयल उसे अपनी बाहों में उठाता हुआ अपने रूम में ले जाता है तो नव्या मुस्कुराने लग जाती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर आयल कहता है, ओ तो ये भी तुम्हारी नौटंकी थी। कितना नाटक करती हो यार। अरे मेरी बाहों में आने के लिए इतनी डिस्प्रेस हो गई थी तो सीधे सीधे बोल देती। बार बार दाई माँ को बीच में क्यों लाती हो? नव्या, खेलना ही है तो फेयर तरीके से खेलो। नव्या, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार। और डिस्परेट तो मैं हूँ तुम्हारी बाहों में आने के लिए नहीं, तुम्हारी अकड़ तोड़ने के लिए मिस्टर आहिल मित्तल। तभी जिया उनके कमरे का दरवाजा नॉक करते हुए कहती है, भाई मैं अंदर आ जाऊं? आहिल, आओ ना जिया। जिया, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नव्या, नहीं जिया, बिल्कुल नहीं। आओ। जिया, भाई, भाभी, आई हैव ए सरप्राइज फॉर यू। आहिल, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? जिया, मेरे पास आप दोनों के लिए एक गिफ्ट है। ये कहकर जिया ने उन्हें पूजा वाली तस्वीर, जो उसने बड़ी करवाकर फ्रेम करवा ली थी, वो उन दोनों को थमा दी और कहने लगी, कैसा लगा मेरा गिफ्ट? आयल ने जिया को गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जिया। जिया, लेकिन इसे कहाँ लगाएं? आयल, वो बेड के बिल्कुल सामने वाली दीवार पर। जब भी आंखें खुलें तो सामने से उनका दीदार हो जाए। जिया, वाओ, हाउ रोमांटिक। आयल ने वो बात नव्या को चिढ़ाने के लिए कही थी, पर नव्या को तो इस बात ने झंझोड़ दिया। उसके कानों में मानव की आवाज गूंज उठी, नबी, हमारे बेडरूम में हमारे बेड के सामने हमारी एक बड़ी सारी तस्वीर होगी, ताकि जब भी आंख खुले तो अपनी मोहब्बत का दीदार हो जाए। यह बात याद आते ही जहन में मानव की यादों का समंदर फिर से उमड़ पड़ा। उसकी आंखों में नमी आ गई। जिया ने नव्या से कहा, लगता है तुम्हें यह गिफ्ट कुछ खास नहीं लगा? नहीं जिया, बहुत खूबसूरत है ये। नव्या ने अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए कहा। तभी दाई माँ की आवाज लगाने पर जिया वहां से चली गई। नव्या को ऐसे खामोश देखकर आहिल ने कहा, क्या हुआ नबी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? आहिल ने तो यह बात सिर्फ उसके पैर के झूठ पर उसको चिढ़ाने के लिए कही थी, पर अनजाने में ही सही यह बात नव्या को बहुत चुभ गई। दर्द तो उसे वाकई ही हो रहा था, पर दिल में। ऊपर से आहिल ने उसे नबी कहकर बुलाया तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो, क्योंकि इस नाम से उसे माना भी बुलाता था। नव्या अपने जज्बातों को संभाल नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू बह उठे और वो भागते हुए रूम से निकलकर गार्डन में चली गई। आयल उसका ऐसा रिएक्शन देखकर आयल कंफ्यूज हो गया और कहने लगा, मैंने ऐसा क्या कह दिया
जो है इस तरह से रोने ही लग गई। नव्या ने गार्डन में पहुंचकर सिद्धार्थ से अपने आंसुओं को बह जाने दिया। बीती हुई बातें और मानव का धोखा उसके दिल को कचोट रहा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। साहिल बालकनी में खड़ा बारिश को देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र गार्डन में बैठी नव्या पर पड़ी। वो बारिश में बुरी तरह भीग चुकी थी। आंखों से आंसू अब भी लगातार बह रहे थे। साहिल ने उसे इस तरह बिखरा हुआ देखा तो रूम से निकलकर गार्डन की तरफ कदम बढ़ा दिए, पर फिर सोचने लगा, नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यह उसका मैटर है, खुद हैंडल कर लेगी। यह सोचकर उसके कदम रुक गए, पर मन नहीं मान रहा था। उसके मन से आवाज आई, नहीं आहिल, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। भले रिश्ता नाम का ही सही, पर रिश्ता तो है। अब आहिल के कदम नहीं रुके और वह सीधा नव्या के पास जा पहुंचा। उसने नव्या से कहा, नव्या अंदर चलो। नव्या, मुझे नहीं जाना। आहिल, नव्या, कितनी देर से भीग रही हो, बीमार पड़ जाओगी। नव्या, तुम्हें इससे क्या, मैंने नहीं जाना। आहिल, ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, और मुझे जो करना है मैं भी वही करूंगा। यह कहकर उसने नव्या को अपनी बाहों में उठा लिया। नव्या, छोड़ो मुझे। आहिल ने जैसे उसकी बात को सुना ही नहीं। वो कसमसाती रही, पर आहिल ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे रूम में ले आया और उसे नीचे उतारते हुए कहा, जाओ चेंज कर लो। नव्या, तुम समझते क्या हो खुद को? क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? आहिल गुस्से से, नव्या, चेंज करने जा रही हो या यह भी मुझे करना पड़ेगा? नव्या आहिल की बात सुनकर ठिठक गई, चुपचाप चेंज करने चली गई। कुछ ही पलों में नव्या चेंज करके आ गई। तब तक आहिल भी चेंज कर चुका था। नव्या की आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। आहिल, कुछ हुआ है क्या? एनीथिंग सीरियस? नव्या ने नामे से हिला दिया और कहा, सॉरी। आहिल उसकी तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, नाइस, तुम्हें सॉरी भी बोलना आता है। नव्या इस वक्त कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी। वो चुपचाप सोने की तैयारी करने लगी। तो आहिल ने कहा, वैसे आंसू बहुत कीमती होते हैं, इसे बेवजह किसी पर वेस्ट नहीं करते। आहिल सुबह से नव्या को नोटिस कर रहा था। वो खामोश ही हो गई थी, न किसी बात पर बहस, न लड़ाई झगड़ा। आहिल ने मन में सोचा, यह तो साइलेंट मोड पर चली गई। चलो अच्छा है, इसी बहाने कुछ पल तो चैन की सांस आएगी। पर उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि जब से उनकी शादी हुई थी वो आपस में किसी न किसी बात पर एक दूसरे से उलझ ही जाते थे। ऑफिस में भी नव्या शांत ही रही और शाम को जल्दी ही घर के लिए निकल गई। सोच सोच कर उसका सिर दर्द कर रहा था। शाम को वो घर के गार्डन में बैठ गई। वहां की ठंडी हवाएं उसको कुछ तो आराम पहुंचा रही थी। जिया ने उसको अकेले बैठे देखा तो उसके पास चली आई। जिया, क्या चल रहा है भाभी जान? आज जल्दी ऑफिस से आ गई, सब ठीक है? नव्या, सब ठीक है, बस ऑफिस में मन नहीं लग रहा था, इसलिए घर आ गई। जिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कब से तुमसे पूछना चाहती थी, बस मौका नहीं मिल पा रहा था। जिया, तुम शादी करने वाली थी। क्या दाई माँ और आहिल इस शादी के खिलाफ थे? क्या आहिल ने तुम्हें शादी करने से रोक दिया? जिया, भाई ने मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से रोक दिया। रोहन मुझे यूज कर रहा था। वो पहले से ही शादीशुदा था। उसने अपनी बातों से मुझे मैनिपुलेट कर दिया कि मुझे अपनी माँ का प्यार, अपने भाई की परवाह कुछ भी याद नहीं रहा। उस दिन भाई सही वक्त पर आकर मुझे रोहन का असली चेहरा नहीं दिखाते तो न जाने वो कब तक मुझे बेवकूफ़ बनाता रहता। मैंने आहिल भाई और माँ को बहुत हर्ट किया है। कितना आसान होता है ना इन लड़कों के लिए किसी की भावनाओं के साथ खेलना। छोड़ो इन बातों को। जिसने मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा उसके बारे में बात करना ही अपना टाइम वेस्ट करना है। नव्या, सही कहा तुमने। किसी का भरोसा तोड़ देना कितना आसान होता है। किसी पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। जिया, नव्या, क्या तुम ये इसलिए कह रही हो कि तुम भी उस लड़के से प्यार करती थी जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी? नव्या, तुमने खुद कहा था ना कि जिस इंसान को फीलिंग की कदर ही नहीं, उससे टाइम वेस्ट क्यों करना? अगर प्यार था भी तो उसके धोखे की वजह से मिट गया। अब जिंदगी में उस इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। ये कहते हुए नव्या की आंखें फिर से छलक गईं। जिया ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, जब उस इंसान की जिंदगी में जगह ही नहीं है तो उसे यह हक भी नहीं होना चाहिए कि वो हमारे आंसुओं की वजह बन सके। आज अपने आप से वादा लेते हैं कि उनके लिए कभी आंसू नहीं बहाएंगे, जो हमारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते।
नव्या ने उसके हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा। बादा। नव्या बहुत हल्का महसूस कर रही थी। किसी के साथ अपना गम बांटकर मन हल्का हो ही जाता है। जिया। अच्छा नव्या, भाई और तुम्हारे भी सब ठीक है? उस दिन भाई को बहुत गुस्सा आ गया था और उसके बाद अचानक उनसे शादी। सब ठीक है ना नव्या? नव्या, किसी का भरोसा एक बार टूट जाने पर दोबारा किसी पर भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल तो होता है ना। जिया। नव्या, मेरे आयल भाई पर तुम भरोसा कर सकती हो। बहुत इमोशनल है मेरे भाई। वो जानबूझकर कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते। मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ, पर कभी एक पल के लिए उन्होंने मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया। जो रिश्ते उनके दिल से जुड़ जाते हैं, उनके लिए वो अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। रात को जब नव्या कमरे में आई तो उसने आयल से कहा सॉरी। आयल हैरानी से, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तुमने कल भी सॉरी बोला और आज फिर से बोल रही हो। वैसे पूछ सकता हूँ, आज का सॉरी किस खुशी में है? नव्या, उस दिन शॉपिंग मॉल में मैंने बिना सोचे समझे तुम पर हाथ उठाया। एक्चुअली मुझे पूरी बात पता नहीं थी। आयल, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम अपनी कॉमन सेंस कभी यूज ही नहीं करती। बस बिना सोचे समझे किसी पर भी हाथ उठा दिया और बन गई हीरोइन। एक बार दिमाग से सोच कर देखती, ऐसे बिना वजह कोई किसी पर हक जता सकता है क्या? पर इतना सोचने के लिए दिमाग भी होना चाहिए। नव्या, बस हो गया तुम्हारा, कुछ भी बोलते रहते हो। मैं अपनी गलती मानकर तुमसे सॉरी कह रही हूँ और तुम हो कि मुझे सुनाए जा रहे हो। तुमसे सॉरी बोलकर मैंने गलती कर दी। आहिल मन में, लगता है यह साइलेंट मोड से वापस चुड़ैल के रूप में आ गई। ओहो, तुमने सॉरी बोलकर कोई एहसान नहीं किया। वैसे भी सॉरी सिर्फ मुंह से नहीं बोला जाता, उसे फील भी किया जाता है। नव्या, मुझे ना नींद आ रही है। तुमसे बहस करके मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये कहते हुए नव्या बेड पर लेट जाती है। आयल भी गुस्से में बेड पर लेट जाता है। एसी की स्पीड कम देखकर आयल ने कहा, तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसे नींद नहीं आती। मुझे रिमोट दो। नव्या ने गुस्से से रिमोट उसके हाथों में थमा दिया। फिर आयल की आवाज आई, ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा है? नव्या मुस्कुराते उठ खड़ी होती है और रिमोट सेल अपने हाथों में उछालते हुए कहा, मिस्टर राहिल मित्तल, कॉमन सेंस की कमी है तुम में। बिना सेल के रिमोट कैसे काम करेगा? आहिल, देखो, वो सेल वापस कर दो। नव्या, नहीं करूंगी। रोज मैं एडजस्ट करके सोती हूँ, आज तुम एडजस्ट करोगे। ये कहते हुए ब्लैंकेट तान कर लेट जाती है। आहिल बेड की साइड ड्रॉर से चिप्स का पैकेट निकालता है और जानबूझकर आवाज करते हुए वो चिप्स खाने लगता है। नव्या इस आवाज से परेशान होकर गुस्से से कहती है, आहिल, और खड़ी होकर कहती है, इतनी रात को चिप्स कौन खाता है? आहिल, मैं खाता हूँ। इतने कम एसी में मुझे नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो भूख लगती है, इसलिए। यह कहकर उसने फिर से आवाज करते हुए चिप्स खाने शुरू कर दिए। नव्या, ये कचर कचर करना बंद करो। आहिल, तुम मुझे रिमोट सेल दे दो। नव्या, भाड़ में जाओ तुम। ये कहते हुए रिमोट सेल उसकी तरफ फेंक दिए। आयल ने मुस्कुराते हुए उन सेलों को उठा लिया और कहा, भाड़ में तो मैं चला जाऊंगा डार्लिंग, पर तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। आयल मिरर के आगे खड़ा ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और नव्या उसे घूरे जा रही थी, जिसे देखकर आयल ने कहा, क्या है यार, सुबह सुबह घूरना शुरू कर देती हो? ऑब्सेंस हो गई क्या मुझसे? नव्या, सटअप। वैसे तुम ऑफिस ही जा रहे हो, कोई मॉडलिंग करने नहीं। कितना टाइम लगाते हो तैयार होने में? और ये क्या, एक कान में बाली, शर्ट के दो बटन खुले, बिल्कुल गुंडे लगते हो। आहिल, एक्सक्यूज मी, स्टाइल है मेरा। तुम क्या जानो स्टाइल क्या होता है? मैं अगर एक स्माइल दे दूं ना, तो मेरे पीछे खूबसूरत लड़कियों की लाइन लग जाएगी। नव्या, अच्छा, मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं दिखती। आहिल, नबी, मैं खूबसूरत लड़कियों की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। नव्या, कितने सेल्फ एडमायर हो तुम। और ये नबी नबी क्या लगा रखा है? नव्या नाम है मेरा। आहिल, हे भगवान, तुम्हें कुछ अच्छा भी लगता है? कोई तुम्हें प्यार से बुलाए, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है? नव्या, तुम्हारे इतने प्यार की जरूरत नहीं है, और ये नबी सुनना मुझे बहुत इरिटेट लगता है। आहिल, अच्छा, ये बात है। फिर तो मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा, नबी नबी नबी, क्योंकि तुम्हें इरिटेट देखकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। यह कहकर वो मुस्कुराता हुआ रूम के बाहर चला गया और नव्या ने गुस्से से अपना सिर पकड़ लिया। ऑफिस में लंच टाइम में नव्या आहिल के केबिन में आ गई और आहिल से कहा,
आहिल लंच कर लें। आहिल लंच कर लें मतलब तुम करो, मैंने कब मना किया। और ये आहिल आहिल क्या लगा रखा है? ऑफिस है तुम्हारा, घर नहीं है। नव्या, घर हो या ऑफिस, मैं तुम्हें आहिल ही बुलाऊंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। और वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, दाई माँ ने हम दोनों के लिए लंच भेजा है। आहिल, मैं तुम्हारे साथ लंच करूं? कभी भी नहीं। नव्या, तुम्हें नहीं करना मत करो, मुझे भूख लगी है, मैं तो खाने लगी हूँ। ऐसा करके वो आहिल के ही केबिन में साइड में रखे सोफे पर बैठकर सामने रखे टेबल पर लंच बॉक्स खोल देती है और आहिल को जानबूझकर सुनाने के लिए कहती है, वाह क्या खुशबू है, अरे मेरी फेवरेट भिंडी फ्राई, और देखे क्या, पालक पनीर, ये तो देखने में ही बहुत टेस्टी लग रही है, और साथ में आम का अचार, मज़ा ही आ जाएगा आज तो। आहिल को भी जोरों से भूख लगी थी। खाने की खुशबू ने उसकी भूख को और बढ़ा दिया था, पर नव्या के साथ लंच शेयर करना उसे गवारा नहीं था। पर जब नव्या ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ये हलवा, वाह भाई वाह, तो आहिल से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने जल्दी से वो डिब्बी छीनते हुए कहा, ये मेरे लिए भी है, सारा अकेले चट कर जाओगी क्या? नव्या, मैंने तो तुमसे पहले ही पूछा था, पर तुम्हारी अकड़ कम हो तब ना। आहिल, नव्या ने आहिल शब्द पर जोर देते हुए कहा, इनकी लड़ाई बिना रुके लगातार जारी रहती है। चाहे घर हो या ऑफिस, इन्हें लड़ने का कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है। एक दूसरे से लड़ना शायद इनकी आदत में शामिल हो गया है। आहिल को रात को डिनर से पहले शावर लेने की आदत है और नव्या को ये बात अच्छी तरह से पता है, पर वो आहिल को परेशान करने का कोई मौका कैसे जाने दे सकती है। इसलिए वो हर रोज उसी टाइम पर जानबूझकर बाथरूम में घुस जाती है और आहिल उसकी इस हरकत से बहुत इरिटेट हो जाता है। आज भी नव्या ने ऐसा ही किया, जिसे देखकर आहिल का पारा हाई हो गया। उसने बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और बाथरूम में लाइट का कनेक्शन काट दिया। नव्या अंधेरा देखकर घबरा गई। उसने जल्दी से दरवाजा खोलना चाहा तो वो भी खुल नहीं पा रहा था। उसने आहिल को आवाज देते हुए कहा, आहिल ओपन द डोर, यहाँ लाइट भी बंद हो गई है। आहिल, नबी बेबी, आज तुम्हें जितना नहाना है नहा लो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यह कहकर उसने अपने कानों पर हेडफोन लगा लिए। आहिल, दरवाजा खोलो, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। नव्या ने दरवाजा पीटते हुए कहा, पर आहिल को वो आवाज कैसे सुनाई देती, वो तो अपने म्यूजिक सुनने में मस्त था। नव्या को बचपन से ही अंधेरे से डर लगता था। अंधेरा होते ही वो डर के मारे कोने में दुबक जाती थी। आज भी उसके डर के मारे घबराहट होने लगी और थोड़ी ही देर में उसकी घबराहट बेहोशी में बदल गई। दूसरी तरफ आहिल को भी एहसास हुआ कि अब उसे दरवाजा खोल देना चाहिए। आहिल ने हेडफोन उतारा। बाथरूम से कोई आवाज न आती देखकर उसने कहा, यह चुड़ैल चुप कैसे हो गई। आहिल ने जल्दी से दरवाजा खोला तो नव्या, जो दरवाजे से चेक लगाकर बैठी थी, उसके कदमों पर आ गिरी। आहिल नव्या को बेहोश देखकर घबरा गया। उसने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। उसने जल्दी से नव्या को अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर पर लिटा दिया और उसके गाल थपथपाते हुए कहने लगा, नव्या नव्या उठो यार, क्या हो गया तुम्हें? फिर उसने नव्या के मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिससे नव्या को होश आ गया और आहिल को राहत मिली। आहिल, नबी ठीक हो तुम? नव्या, जिंदा हूँ, पर तुम्हारे साथ रहकर ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगी। कोई ऐसा करता है क्या? ये कहते हुए नव्या की आंखों में आंसू आ गए। आहिल को नव्या की आंखों में आंसू देखकर ना जाने क्यों बहुत तकलीफ हुई। सॉरी नव्या, ये कहते हुए आहिल जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। नव्या सॉरी कहा, वो भी इतनी अकड़ से। आई हेट यू आहिल। आहिल बाहर निकलते ही सोचने लगा, क्या हो गया था मुझे, मेरी बचकानी हरकतों से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे परेशान करना तो मुझे अच्छा लगता है, फिर भी उसके आंसू मुझसे देखे नहीं गए। उसके आंसू देखकर मुझे दर्द महसूस हो रहा है। उसको बेहोशी में देखकर दिल इतना क्यों घबरा गया? ये कैसा एहसास है जो ये दिल महसूस कर रहा है? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।